स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये जो कोरोना पेंडेमिक है, इसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उसमें भारत में जो यूरोपीय शक्तियाँ आई उस वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। भारत में ब्रिटिशर्स कैसे आए, उन्होंने अपनी कंपनी कैसे स्थापित की, अपने व्यापार का विस्तार किस तरह से किया, वो आज हम पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों के बारे में जिन्होंने आगे चलकर भारत पर काफ़ी लंबे समय तक राज किया। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपना जो डेली अनाउंसमेंट है कि अगर आप कोई अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, अगर आपको कोई आवश्यक कार्य है ही तो आप मास्क पहन कर निकलें और अपने साथ में सैनिटाइज़र रखें। सैनिटाइज़र से हाथों को साफ़ करते रहें, साबुन से हाथों को साफ़ करते रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न समयों पर जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उनका पालन करते रहें। तो आज हम अपने टॉपिक की ओर वापस लौटते हैं, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। तो सबसे पहले उनके आगमन एवं आरंभिक कार्य। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जितनी भी आई, जैसे आए पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, तो इन सब में जितनी भी व्यापारिक कंपनियां आई उन सब में अंग्रेज़ सर्वाधिक सफल सिद्ध हुए। 1599 में जॉन मिल्टन हल नामक एक व्यक्ति थल मार्ग से भारत आया था। वो भी व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था। उसने व्यापारिक अनुमति लेने की कोशिश की व्यापार के लिए, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। वो 7 वर्ष तक भारत में रहा। वो थल मार्ग से आया था, आपको ध्यान में रखना है। 1599 में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसका जो मूल नाम है वो बेसिकली है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। तो अगर आप इसको मूल नाम याद न रखना चाहें तो ये जो कंपनी प्रसिद्ध है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध है। इसको 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी जो उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी के द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। इस अधिकार पत्र को जेम्स प्रथम ने, जैसे ही इस अधिकार पत्र के 15 वर्ष पूरे हुए तो जेम्स प्रथम ने इस अधिकार पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। जो कैप्टन हॉकिंस था वो जेम्स प्रथम का दूत बनकर आगरा में आया था। वो वहाँ पर मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आया। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की थी। जहांगीर हॉकिंस से प्रसन्न भी हुआ और उसको 400 का मनसब और जागीर भी प्रदान की। लेकिन बाद में पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ कान भरे गए तो जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत छोड़ने का आदेश दिया। अंग्रेज़ों ने सूरत में 1608 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित कर ली, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली थी। फैक्ट्री स्थापित करने की उनको अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद इस फैक्ट्री को अनुमति दी गई 1613 ईस्वी में। सूरत में ही प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई और सूरत में ही प्रथम प्रेसिडेंसी की भी स्थापना हुई थी। इसके बाद सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 ईस्वी में सूरत आया और 1616 ईस्वी में वो जहांगीर से मिला।
उसने मुग़ल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति प्राप्त की। आपको याद होगा कि इससे पहले हॉकिंस भी ये अनुमति लेने आया था, लेकिन हॉकिंस ये अनुमति लेने में असफल रहा। इसके बाद लेकिन ये टॉमस रो ने अनुमति प्राप्त कर ली थी। दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया और प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त जो अंग्रेज फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में ही स्थापित हुई थी। प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी, लेकिन उसको अनुमति जो मिली थी वो बाद में मिली थी। इसके बाद अंग्रेज़ों का व्यापारिक विस्तार किस तरह से हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पगोड़ा वार्षिक के बदले अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान प्रदान किया, जिससे अंग्रेज़ों को गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में बालासोर में पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया। इसके बाद फ्रांसिस डे नाम का एक व्यक्ति होता है, उसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया था। ये भारत में अंग्रेज़ों का पहला किला था। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक भी कहा जाता है। 1651 में अंग्रेज़ों ने बंगाल में हुगली नामक स्थान पर कारखाना खोला। चूँकि 1651 में क्या हुआ था कि एक अंग्रेज था जिसका नाम था बॉटन, तो वहाँ पर बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा, उसके हरम की एक स्त्री का उसने उपचार किया। तो उसने निशान नामक एक फरमान दिया, एक विशेष, जिससे 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल में व्यापार का उसको अधिकार मिला। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो अपनी जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की सारी जो अंग्रेज फैक्ट्रियाँ थी वो फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। इसके बाद अंग्रेज़ों के जो व्यापारिक अधिकार हैं उनका विस्तार भी होता गया। जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर समय बिताया, उनकी व्यापारिक अधिकारों का विस्तार होता गया। इसके बाद 1661 में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था पुर्तगालियों के समय, कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ और चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने, जो उस समय बम्बई का पार्ट था, वो दहेज में दे दिया था। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में ये बम्बई का जो हिस्सा था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया 10 पाउंड वार्षिक। तो यहाँ पर एक गवर्नर बनाया गया जिसका नाम था गेराल्ड आंगियार। ये 8 सालों तक मुंबई का गवर्नर रहा। इस समय में उसने कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए, जैसे यहाँ पर गोदी का निर्माण करवाया, मुंबई शहर का निर्माण करवाया और टकसाल की स्थापना करवाई। तो वो चार्ल्स आंगियार गेराल्ड आंगियार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसको बम्बई का संस्थापक भी कहा जाता है। तो उसने एक बार लिखा था कि अब समय का व्यापार तक आ जाए कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। इसका मतलब ये है कि अब आपको ये इस कथन के माध्यम से वह यह संदेश देना चाहता था कि अंग्रेज़ों को अब अपने व्यापार के लिए सैनिक साधनों को भी अपनाना चाहिए। उनको अपनाने में
उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बंगाल में 1698 में अज़ीमुश शान जो वहाँ का सूबेदार था, उसकी अनुमति के बाद कंपनी ने 1200 रुपये में सतनाती गोविंदपुर व कालीकाता की ज़मींदारी खरीदी और उस जगह का नाम रखा कलकत्ता, जो कि आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो तब वो छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका विकास होता गया। इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कोलकाता की नींव पड़ती है और वहाँ पर फोर्ट विलियम का किला वहाँ पर बनाया जाता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि मद्रास में जो किला है उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और यहाँ बंगाल में जो किला है उसका नाम था फोर्ट विलियम। इसके बाद फोर्ट विलियम के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो कार्य इनको होता है इनके इनके इतिहास में, अंग्रेज़ों के भारतीय इतिहास में, वो है दस्तक की प्राप्ति। दस्तक की प्राप्ति क्या होती है, दस्तक क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो हमको दस्तक के बारे में ये याद रखना है कि ये एक तो 1715 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायत प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिला। तो इस दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर भी था, जिसने फर्रुखसियर को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। तो फर्रुखसियर इस प्रकार प्रसन्न हो गया। तो इसके बदले फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया जिसका नाम था दस्तक। इस फरमान में क्या था कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में व्यापार का जो सीमा शुल्क है, चुंगी है, उससे मुक्त कर दिया गया। दस्तक को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वैसे दस्तक में कुछ अन्य प्रावधान भी थे, जैसे संपूर्ण मुगल साम्राज्य में कंपनी के सिक्के चल सकते थे, और सूरत में भी उनका वो जो है 10,000 रुपये में सूरत में भी सालाना अदा करने पर आयात निर्यात से उनको मुक्ति मिल गई थी अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों को जो इस प्रकार रियायतें प्राप्त हुई, इससे उनका व्यापार बढ़ा। अब दस्तक का दुरुपयोग भी काफ़ी आरंभ हुआ। ये दुरुपयोग हम तब पढ़ेंगे जब हमारा बंगाल वाला टॉपिक आएगा, लेकिन इससे पहले एक बार समझ लेना भी अच्छा है इसको। इसका दुरुपयोग अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से किया कि अंग्रेज़ इस सुविधा का उपयोग इस तरह से करते थे कि जो अंग्रेज़ व्यापारी थे, जो अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, वो अपना निजी व्यापार भी इस दस्तक के माध्यम से करते थे और लाभ कमाते थे। जब वो निजी व्यापार करते थे तब तो उनको चुंगी मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए था, ये तो केवल कंपनी के लिए था, लेकिन वो इस दस्तक का दुरुपयोग निजी व्यापार के लिए भी करते थे। और दूसरा ये था कि वो ये अक्सर दस्तक जो फरमान था, वो ये अधिकार अक्सर वो भारतीय व्यापारियों को बेच दिया करते थे, जिससे वो उनसे भी पैसे वसूलते थे इसके बदले में। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने ये जो शाही फरमान था उसका दुरुपयोग भी किया। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत में अपने व्यापार की नींव रखी। अंग्रेज़ों ने जो आरंभ किया था वो सूरत से किया था, फिर उन्होंने दक्षिण में आते गए। उसके बाद उन्होंने मद्रास में ये फोर्ट भी बनाया, सेंट जॉर्ज फोर्ट, और उनको बम्बई भी प्राप्त हुआ। बम्बई प्राप्त होने के बाद उनका जो आरंभिक जो कार्य था व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार, बम्बई प्राप्त होने के बाद उनके मन में थोड़ा सा ये हुआ कि हमको थोड़ी सी सेना रखनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने
निशान नामक फरमान भी प्राप्त किया शाह शुजा से और दस्तक की प्राप्ति भी की, जिसका उन्होंने दुरुपयोग भी किया। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार की एक मजबूत नींव रखी।